एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पार्ट वन पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कल तो नहीं, उससे पहले जो लेक्चर हमारा हुआ है उसमें हमने भारत में एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट या गर्मपंथी आंदोलन के उदय के कारण देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो ये गर्मपंथी आंदोलनकारी थे इनकी रणनीतियों और कार्यक्रमों की बात करने जा रहे हैं। शुरुआत में करूंगा बाल गंगाधर तिलक के एक उद्धरण के साथ। तिलक कहते थे कि अपने उद्देश्यों के कारण नहीं बल्कि उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली है। अब ये बात के अर्थ को आप समझें। आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, युवा हैं, इसलिए आपसे बात करना मुझे बेहद पसंद है क्योंकि आपका माइंडसेट अभी बनेगा। स्वराज्य की बात नरमपंथी भी कर रहे हैं, क्रांतिकारी भी कर रहे हैं और ये गर्मपंथी भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो हथियारों के माध्यम से आज़ादी लाना चाहते हैं, बहुत से ऐसे हैं सशस्त्र विद्रोह करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनका विश्वास लोकतांत्रिक तरीकों और पद्धति में है, और बहुत से ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक तरीकों और पद्धतियों में यकीन तो करते हैं लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एफर्ट्स इसमें डालना चाहते हैं। ये जो गर्मपंथी हैं उस श्रेणी में आते हैं। मैंने बताया था आपको कि शुरुआत के दौर में जब उदारवादी नेतृत्व सामने आया और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत के लिए वरदान मानते हुए अपनी कार्य योजनाएं शुरू की, लेकिन उसके जो परिणाम थे बहुत लंबा अरसा बीतने के बाद भी वैसे नहीं आए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो फिर ये गर्मपंथ उभर कर सामने आया। खासतौर से 1905 का बंगाल विभाजन जब हुआ उसके बाद। अब ये कैसा था क्या था इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। आज केवल बात करेंगे इनकी साधन या इनकी कार्य पद्धति या इनकी रणनीतियां एक ही चीज है, कंफ्यूज ना होइएगा। इसी पर आप आज के इस व्याख्यान को समझने का प्रयास कीजिएगा। विपिन चंद्र पाल, ये त्रयी आपने सुनी है, ये त्रयो लाल, बाल और पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल बंगाल के कर्मपंथी नेता थे कांग्रेस के। उनका कहना था स्वराज्य स्वावलंबन के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है और यह तभी हो पाएगा जब हम राष्ट्रीय शक्तियों को इस प्रकार संगठित करें कि जो शक्ति हमारे सम्मुख खड़ी है वो झुकने को बाध्य हो जाए। और 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में जो भारतीयों ने रिएक्शन दिया था उससे ये साबित भी हुआ। आखिरी में जाकर 1910 के बाद 12 या 13 में बंगाल विभाजन का फैसला वापस लिया गया था, बंगाल को फिर एक कर दिया गया था। खास तौर से आप देखिए ये दौर है, इसमें लॉर्ड कर्जन की एक थीसिस काम कर रही है, योजना। वो ये है कि भारत के जो निवासी हैं इनकी कदकाठी, यहाँ का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर और इनकी सोच, ये सब के सब केवल कृषि प्रधान के योग्य हैं। ये केवल खेती कर सकते हैं। बाकी जो भारत के लघु और कुटीर उद्योग हैं ये इस योग्य नहीं है, इन्हें बंद किया जाए और केवल इनको कृषि कार्य में ही लगा के रखा जाए। पीछे एक दूसरा एजेंडा था, वो ये कि यहाँ से कच्चा माल हासिल किया जाए, कौड़ियों के दाम, उसको इंग्लैंड भेजा जाए और इंग्लैंड की मिलों में माल बनकर तैयार हो और यहाँ लाकर बेचा जाए। यानी भारत एक साथ दो काम करे, कच्चे माल की प्राप्ति स्रोत का और तैयार माल को बेचने के बाजार का, और किसी हद तक वो उसमें कामयाब रहे भी। अब देखिए बड़े सिस्टमैटिक तरीके से भारत के लघु और कुटीर उद्योग धीरे धीरे करके समाप्त किए गए। उनके खिलाफ एक आंदोलन भी शुरू हुआ। आप ध्यान रखें, जब आप गांधी पढ़ेंगे तब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, गांधी ने खादी की बात की, गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, विदेशी दवाइयों की, मशीनों की उन्होंने होली नहीं जलाई थी।
कारण क्या था? गांधी जानते थे कपड़ा तो सबसे अच्छा यहाँ बनता है, बन सकता है। आप में से जिन बच्चों पर ज्योग्राफी होगी वो इस बात को अच्छी तरह बता पाएंगे, और ना हो तो आप नेट पर सर्च कीजिएगा, उपलब्ध है। दुनिया का सबसे बेहतरीन जो कपास है जिससे कपड़े बनते हैं वो बांग्लादेश का होता है। जो पाकिस्तान से अलग तो 1971 में हुआ, उस समय तो भारत का हिस्सा था। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कॉटन बांग्लादेश का होता है, और उसकी कारीगरी दुर्लभ जो भारतीयों के पास थी, लेकिन वो सब समाप्त कर दी गई, खत्म कर दी गई। तो स्वदेशी जो आंदोलन था, उनका जो पहला नारा था वो था बहिष्कार, कि जब तक विदेशी का बहिष्कार नहीं होगा स्वदेशी अपनाएगा कौन। देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे स्वदेशी का समर्थन गोखले ने भी किया, तिलक भी करते थे, और स्वदेशी के समर्थन के पीछे गोखले और तिलक में कोई अंतर नहीं था। लेकिन गोखले स्वदेशी के बहिष्कार के बारे में सशंकित थे, तिलक बिल्कुल इस पर 100% सहमत थे। तिलक का तर्क यह था कि जब तक विदेशी का बहिष्कार नहीं होगा स्वदेशी को कोई अपनाएगा नहीं। और इस बिंदु पर मुझे लगता है कि मेरी राय है, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, जब तक प्लास्टिक के कप बाजार में उपलब्ध रहेंगे कुल्हड़ों में चाय कोई नहीं पिएगा। कुल्हड़ बनते हैं चाक पर, रोजगार का स्रोत है, मिट्टी रिसाइकल होती है, दोबारा काम में आ सकते हैं। प्लास्टिक के गिलास मशीनों पर बनते हैं, बेरोजगारी का कारण है। दूसरा, स्वास्थ्य तो खराब करते ही करते हैं, गुणवत्ता कितनी मान लें। और तीसरी बात, वो प्रदूषण तो फैलाते ही है। अब आप सोचिए, जब तक ये चीज़ रहेंगी कोई भला क्यों अपनाएगा? कारण यही है, जब तक बहिष्कार नहीं होगा विदेशी का, गर्मपंथियों का यह मानना था स्वदेशी लोग अपनाएंगे नहीं। और सोचिए कि उस जमाने में कैसा आंदोलन चला होगा इन गर्मपंथियों का। कॉलेज के और स्कूल के विद्यार्थियों ने उन कॉपियों पर अपनी परीक्षाओं के उत्तर लिखने से इनकार कर दिया था जो विदेशी कागज की बनी होती थी। सोचिए आंदोलन कैसा जोर पकड़ा होगा। स्वदेशी के प्रयोग के को लेकर जब तिलक की दहाड़ गूंजती थी ना, दुकानों पर, गोदामों में माल पड़ा पड़ा खराब हो गया, बिकने को नहीं आया, क्योंकि गर्मपंथियों का आह्वान है स्वदेशी माल अपनाना है। उन्होंने युवाओं को तैयार किया, उन्हें कहा कि जनता के बीच में जाओ और इस बात को कहो कि अपने देश की बनी हुई चीज़ को अपनाएं। भले ही ठीक है उसकी क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर है, ख़राब है, लेकिन फ़र्क है, वो जो चीज़ बिकेगी वो पैसा आपके देश के अंदर काम आएगा, ये सारा का सारा पैसा देश से बाहर जाएगा। ये उनका प्रमुख हथियार था। जैसे तिलक का एक कोटेशन है, उद्धरण, और मैं आपके सामने दोहराता हूँ, कहता हूँ आपसे। उन्होंने कहा था कि व्यापारियों का ये देश इंग्लैंड के लिए ये तभी आपकी बात सुनेगा जब इसके पेट पर लात पड़ेगी। पेट का आशय उनके आर्थिक साधनों पर था कि यदि भारत से इतना पैसा जब उनको मिल ही रहा है, जब उस पर कोई चोट नहीं पहुंचेगी या आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, और ऐसा हुआ। अगला, स्वदेशी स्पष्ट है। आप देखिए, महर्षि दयानंद, गोखले, तिलक, गांधी सब सहमत हैं इस बात के ऊपर। और इस पर असहमत कौन होगा? अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना 3 तरह से लाभ देता है। पहला, आपके देश के लोगों को रोजगार मिलता है, व्यवसाय मिलता है। दूसरा, आपके देश की चीज़ की गुणवत्ता सुधरती है। देखिए, सीधी सी बात है, यदि मैं कोई कारीगर हूँ, कोई चीज़ बनाता हूँ और मेरा माल बिकता है, तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा बनाऊँ, और ज़्यादा के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा उसकी गुणवत्ता बढ़ाऊँ, आपको और अच्छा माल मिले।
पर उसके लिए मोटिवेशन तो कुछ आप ही देंगे ना, जब मेरा माल खरीदेंगे। और यदि खरीदेंगे नहीं तो उद्योग धंधे खत्म हो ही जाने हैं। आप देखिए त्योहारों पर जब विदेशी सामान बिकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके देश के सामान आपके ही देश में खरीदा नहीं जा रहा है। जब आप ही ना खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा? ये स्थिति आज भी है और ये तब भी थी। तो स्वदेशी पर जो जोर दिया गया कि अपने देश की बनी हुई चीजों का प्रयोग करें और गर्व से करें, आत्मविश्वास से करें, ये गर्मपंथियों का एक प्रमुख साधन था उनकी कार्यप्रणाली का। तीसरा था निष्क्रिय प्रतिरोध। ये देखिए महत्वपूर्ण है। ये मानना था विपिन चंद्र पाल का कि देश में बहुत से संस्थान अपने कार्य कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते अपना कार्य बंद कर दें, लेकिन यदि किसी मामले पर कोई सामूहिक फैसला करके हम विरोध करते हैं तो उसकी आवाज सरकार तक ज्यादा प्रभावशाली तरीके से पहुंचती है। यदि किसी विषय में एक राय बन जाए और फिर उस पर लोग चलें तो सरकार उसे गंभीरता से लेती है। यदि कोई व्यक्ति अलग अलग छोटे मोटे कार्य करेगा तो गवर्नमेंट उसको सीरियसली नहीं लेगी। निष्क्रिय प्रतिरोध का आशय यह था कि शासन के कार्यों में सहयोग नहीं करना, और यह एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में प्रयोग किया गया गर्मपंथियों के द्वारा। अगला बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा। देखिए यह भी एक महत्वपूर्ण चीज थी। शिक्षा के माध्यम से उस समय जो भारत में स्कूल और कुछ कॉलेजेस खोले गए थे, कुछ इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी भी थी, वहां पर पाश्चात्य शिक्षा बड़े प्रभावशाली तरीके से दी जा रही थी और भारतीय शिक्षण पद्धतियों का, भाषाओं को धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा था, हाशिए पर धकेला जा रहा था। उस समय देखिए दक्कन सोसाइटी, दक्षिण शिक्षा समाज तिलक ने बनाया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आप आज भी मौजूद है, BHU, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। महाराष्ट्र में, दक्षिण में ऐसे प्रयास हुए कि ऐसे संस्थान खोले गए जो भारतीय थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि वहां पर पाश्चात्य शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती थी, लेकिन भारत की संस्कृति को भी वहां पढ़ाया जाता था, ताकि एक ऐसे युवा वर्ग उभर कर सामने देश के आए जिनको अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता को सीखें और समझने का प्रयास करें। यदि ऐसा नहीं होगा, यदि आप खुद को ही नहीं पहचानेंगे तो दूसरा तो आपको क्या पहचान देगा। तो ये 4 जो उपकरण थे उग्रपंथियों के या गर्मपंथियों के साधन, इसकी बात हमने आज आपसे की है। धन्यवाद।